दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन जिनका दिल्ली ब्लास्ट में हाथ है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लाल किले के पास आतंकी हमला और इस आतंकी हमले में बॉर्डर पार पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दो आतंकी संगठन जिनका हाथ इसमें बताया जा रहा है। बस अब यहाँ पर कुछ जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कैरेक्टर ऑफ वॉर चेंज हो गया है, नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गई है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर इस तरह का है कि यहाँ पे जो लैंड फोर्सेज हैं उनकी बड़ी अहमियत है। इंडिया के अंदर कहा जा रहा है न्यूक्लियर वेपन जो है वासम मुनीर साहब को दे दिए गए हैं। कैसे देखते हैं, जुडिशरी के अंदर बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं। 27वीं अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान में पास हो गई है और जो आर्मी है उसके बारे में कहा जाता है कि उनके पास ताकत ज्यादा आ गई है, वो डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, हुकूमत उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो इंडियन की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को इतना बेवकूफ कैसे समझती है। अब तक इंडियन चैनल्स जो हैं वो बेचैन है इसको दहशतगर्दी का हमला करार देने के लिए, कुछ एक दो ने करार दे भी दिया है, लेकिन मुसलमानों से जिस तरह से जोड़ा जाता है और ये दहशतगर्द, ऐसा लगता है कि बीजेपी इनको जो स्क्रिप्ट देती है उसको फॉलो करते हैं। ये कहती है पीएमओ टारगेट पे था, ये सच उगला है। नदीम जो पकड़ा गया, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर आपको याद होगा कल शाम को ही जो मैंने 6 बजे मैंने वीडियो बनाया था कि प्रियंका गांधी ने राहुल का सारा प्लान चौपट कर दिया। उसने पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस किस हरकत पर गिरने वाली है। देखिए कुछ ही घंटों में क्या हो गया। इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। ये करेंगे कि न्यू दिल्ली के अंदर आज एक धमाका हुआ है जिसमें 8 लोग जो वो हलाक हो चुके हैं। सबसे पहले मजा लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ इसको अटैच ना किया जाए जब तक इसकी पूरी तहकीक ना हो पाए। और ये स्पेकुलेशन जो कि पहले ही संधूर 2 चल रहा है, 3 ना शुरू कर दें बगैर देखे, लोग स्पेकुलेशन इसमें बहुत करते हैं कब्ल से, तो प्लीज उस पर इज्तनाब किया जाए। अभी हैवक क्रिएट किया जाता है, दंगे कराए जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद शो किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी रिस्पॉन्सिबल है, इन्हें रिजाइन करना चाहिए क्योंकि ये वीक प्रधानमंत्री हैं। 11 साल से यही हो रहा है, जबकि 11 साल से प्रधानमंत्री ने देश को बचाकर रखा है, लेकिन इनका नैरेटिव खत्म नहीं हो रहा। टिपिकल मुस्लिम प्लेबुक जो खुद करते हैं वही उसकी तोहमत दूसरे के ऊपर लगा दिया जाता है। सेम ब्लड लाइन है इनका, कांग्रेसियों का, आप समझते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने रिसेंटली जितने भी जिहादी मॉड्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों लगातार भारत को ऐसे दहलाने की कोशिश की जा रही है, आज से नहीं कई सालों से। अच्छा, हर चीज़ को आज के टाइम में एक ट्रेंड चला है जो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट नहीं, जो मतलब देश के विरोधी है या जो गवर्नमेंट के साथ इत्तेफाक रखते हैं, वो थ्रेट को सीधा सीधा चुनाव से जोड़ देते हैं। जी बिहार चुनाव, ये इलेक्शन वो इलेक्शन, भाई 31 राज्य कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता रहेगा, तो हर घटना को आप चुनाव से जोड़ के देखेंगे। ये बहुत ही घटिया मतलब चीज़ होता है कि चुनाव से जोड़ दो। ऐसे तो फिर 9/11 भी, 26/11 भी, दुनिया के बड़ी बड़ी सारी घटनाओं को चुनाव से ही जोड़ के देखा जाए। तो ये खैर पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा होता है कि भारत के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये डाल दिया जाए कि भाई ये पाकिस्तान ने नहीं करा। कभी आपने पाकिस्तान में देखा है ये रीजन आते हुए या दुनिया के किसी और देश में कि चुनाव हो रहा है इसलिए हमले? भारत में भाई क्योंकि अंदर के ही लोग हैं ना, तो इस वजह से। खैर, लश्कर और जैश का हाथ और पाकिस्तान का अगर क्लियर हाथ निकलता है तो ऑपरेशन सिंदूर करें या जो करें भाई तगड़ा जवाब देना है। 8 के बदले में 800 चाहिए कम से कम, अभी तो 11 के बदले में 1100 चाहिए कम से कम। जो 8 लोग मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए और जो 24 लोग जख्मी हैं, सख्त जख्मी हैं, उनके ऊपर दुआ करनी चाहिए। चाहे वहां किसी गाड़ी के अंदर सिलेंडर का धमाका हुआ हो, लेकिन उसको फौरन अटैच कर दिया जाता है पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती। इस वक्त सुना है कि हाई अलर्ट कर दिया गया है एयरपोर्टों पे। इलेक्शन का समय है, जरूरत तो है इनको सिंदूर 3 की जरूरत तो है सियासी पार्टी को, लेकिन ये कि अभी कोशिश करें, जो समझदार लोग हैं इसको स्पेकुलेट ना करें। पाकिस्तान से पिछले दिनों वो एक पकड़ा गया था बंदा जो यूनिफॉर्म लेके जाना चाह रहा था चीजें। दूसरी साइड पे पहले वहां पे भी अलर्ट मौजूद है कि वो फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान को ना किया जाए। देखिए ये सेंसिटिव मैटर, वेरी सेंसिटिव मैटर। अब चीमा साहब आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले 27वीं तरमीम पे कि उसमें क्या हुआ है। 27वीं तरमीम हो चाहे 28वीं तरमीम हो, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है। वो स्टेबिलिटी कहां से आएगी? वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल स्टेबिलिटी की अलामत है। मैं बताना चाहता हूँ किस तरह। वो इसलिए है कि चीमा साहब इससे पहले वो देखें किस चीज के लीडर हैं, आर्मी के लीडर, आर्मी के मिलिट्री चीफ, आर्मी के फील्ड मार्शल। और बाजवा साहब कौन थे? वो भी आर्मी के लीडर थे। आज जो पाकिस्तान के अंदर सियासी दहशतगर्दी हो रही है, जो मुआशी दहशतगर्दी है, करप्शन, मैं उसका इल्जाम जो है 2 लोगों पर लगाना चाहूंगा और इम्प्रूवेबल है, डिबेटेबल। बाजवा साहब हैं और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सदर जो थे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज थे, जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर सारा दिन अस्पतालों पे छापे मारते हैं, साकिब निज़ार साहब। उसका शेयर उन्होंने साथ खोसा साहब ने भी डाला था, जिन्होंने कहा था सड़कों पे जलील ना हो, अदालतों में आए, हम आपको रिलीफ देंगे। उन्होंने साथ, जिन्होंने अकामे की बेस पे एक बंदे को हुकूमत से निकाला था। अब तो केसेस की लाइनें हैं, ये तो खैर जो अब तो मजहबी पेशवा बन चुके हैं, उन्होंने मजहब का जो ढाल है ऊपर ले ली है। लेकिन चीमा साहब देखें हालात आज तैयब अर्दगान आ रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं? आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने के लिए आ रहे हैं। अफगानिस्तान पे भी बात हो रही है। आप जो लोग इस वक्त आपकी जड़ें काट रहे हैं, जो पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो चुके हैं, उनका दौर में 3-4 चीजें अर्ज करके उसके बाद आगे चलना चाहूंगा। इतना वर्थ इट, इंसान को पता है कि उन 4 सालों में क्या हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट की काल की इंतजार करते रहे,
इंग्लैंड तशरीफ ना लेके गए क्योंकि पीरनी ने कहा था कि आप वहां नहीं जा सकते। सऊदी अरेबिया के जहाज से धक्के मार मार के निकाला गया, उन्होंने घड़ियां बेची उनकी। फिर तुर्की और मलेशिया को धोखा दिया गया। भारत के साथ 370 के ऊपर बिल्कुल उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कश्मीर का सौदा किया उन्होंने। अफगानिस्तान से टीटीपी की फैमिलियों को बुला के पेशावर में सेटल किया गया। तालिबान को ऑफिस खोलने की इजाजत दी गई। सैकड़ों दहशतगर्द जो जेलों में थे उनको निकाला गया। और उसके बाद आज क्या हुआ? क्या वो बाजवा साहब और उनका अलायंस, ये पीरनियों वाले जो पीर है सारे, क्या ये स्टेबिलिटी की अलामत है? या आज फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, जो कि एक महीने में 3 मुलाकातें व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप सबके करके साथ गए हैं, क्या ये स्टेबिलिटी की अलामत है या वो स्टेबिलिटी की अलामत है? ये ओपन क्वेश्चन। इसको आप जिस तरह हमास दिखा गया है वहां पर, और इन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने बेसिस को पाकिस्तान से निकालकर ये बांग्लादेश में ले गए हैं। वहां से भारत में इन्फिल्ट्रेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां पर ममता बानू बैठी है जिहादन, इनको भारत में एंट्री दिलवाने के लिए। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, कांग्रेस, ये सारे इकट्ठे हो गए। मैं पिछले 3 हफ्तों से कितनी वीडियोस मैंने बना दी है कि मोदी जी सबका साथ को छोड़ दो। अब आप डॉट्स को जोड़िए, आपको समझ आएगा कि मुझे दिख क्यों रहा था ये सब कुछ होता हुआ। अब देखिए टाइमलाइन क्या है। मैं दिल्ली ये जो हुआ इसके ऊपर भी आपको सनसनी चीज बताऊंगा कि क्या हुआ है। आप हैरान रह जाएंगे, हमारा मीडिया अगेन डॉट्स को जोड़ नहीं पा रहा। पहले दिल्ली एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया हमास ने, सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, 400 से ज्यादा प्लेन, और वहां पे बड़े लोग आके बोल रहे हैं मोदी जी के प्लेन को टारगेट कर रहे थे। और भाई दुनिया का सबसे ज्यादा सेफ प्लेन है, 2 ही कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनके पास ऐसा प्लेन है, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास और दूसरा मोदी के पास। उसके अंदर इंटरफेरेंस करना, अटैक करना इम्पॉसिबल है। तो मोदी कभी टारगेट पे वहां नहीं थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर हमास ने टेक ओवर किया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में एटीएस ने कैच किए डॉक्टर्स, जिनका प्लान था कि कुछ ऐसे केमिकल्स को स्प्रेड किया जाए कि 10-20 लाख हिंदू वो मारे जाए। फिर इंजीनियर्स पकड़े जाते हैं जिनके घर से 300 किलो 500 किलो बॉम्ब्स मिलते हैं या आरडीएक्स मिलता है। कईयों के घर में तो 200 बॉम्ब्स मिले हैं। ये पूरे भारत में, केरला से लेकर कश्मीर तक आपको ये मिल रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने अपने टेरर कैंप्स को शिफ्ट किया और यहां पर इन्फिल्ट्रेट करवाया बांग्लादेश से, और सारे जिहादियों को एक्टिवेट कर दिया है भारत के अंदर। जब मैं बोलता हूं कि 30 करोड़ के 30 करोड़ जिहादी हैं, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये कुछ भी बन जाए, ये जिहादी ही रहेंगे, और ये इलीगली भारत में रह रहे हैं 1947 से। अब ऑपरेशन सिंदूर आपने करने की सोची, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मैसेज दे दिया आपको कि अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से किया, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली लड़ नहीं सकता, तो इन्होंने इन जिहादियों को एक्टिवेट कर दिया। और ये बार बार बोल रहा था अपने वीडियोस में, इनको एक्टिवेट किया जाएगा कि ये भारत को जलाएंगे अंदर से, और इनको सबको जो पावर मिलती है वो मिलती है हमारे कांग्रेस वालों से। और उधर से मुनीर, उसने ऑलरेडी सारे कंट्री की पावर्स को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये भारत में कि मोदी जी ने अमित शाह को फोन किया कि दोबारा को बुलाओ, सीबीआई को, आईबी को, एनटीआरओ को, किसी को नहीं बुलाया गया। इसका मतलब है कुछ सीरियस है। अब सीरियस क्या है आप देखिए, जब मैंने पहले बताया था आपको कि हमास के जो जानवर हैं वो पाकिस्तान में दिखाई दिए, और वो ओपनली घूम रहे हैं वहां पर, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से अटैक करना है भारत के ऊपर। लश्कर तौबा है, उन्होंने अपने सारे बेसिस को बंद कर दिया और स्कैटर कर दिया है, वो एक जगह पर अब नहीं बैठते। अब इसके अंदर इन्होंने बच्चों को और औरतों को भी जिहाद की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, लेकिन कहां पर? ऑनलाइन क्लासेस इनको दी जा रही हैं। भाई आप ट्रेनिंग सेंटर जो हैं इनके ऊपर तो आप बॉम्ब गिर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब क्लासेस होंगी तो किसको पकड़ेंगे? ऊपर से जिहादियों ने एक काम और कर दिया कि जितने भी ये जिहादी को ग्रुप्स हैं, इनको 4-5 ग्रुप्स में अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया, और हर एक ग्रुप को एक दूसरे का पता भी होता नहीं है। ये कम्युनिस्ट स्टाइल ऑफ वर्किंग है। होता क्या है, पहला जो ग्रुप है उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है कि हमने करना क्या है, दूसरा ग्रुप केमिकल्स अरेंज करेगा, तीसरा वायरिंग करेगा, चौथा असेंबली करेगा, 5वां डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, छठा वाला एग्जीक्यूशन करेगा, और 7वें वाला मास्टर प्लानर